नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और इससे पहले कि मैं आज की कहानियां आपको सुनाऊं और दिखाऊं, उससे पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, एक्टर कैसे बन गए? इसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? अब मैं इन सवालों का क्या जवाब दूं, क्योंकि भले ही मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर कहीं ना कहीं एक एक्टर बनने की जो तमन्ना थी वो बहुत गहरी थी, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की पूरी की, लेकिन करियर मॉडलिंग और फिल्मों का चुना। और उससे मैंने सोचा कि शायद फिल्मों में मैं जब पहुंचूंगा तो थोड़ी सी तैयारी होगी। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जो बनना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन बन कुछ और गए। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी, कैसे वो जीवन भर अपनी असली चाहत को पाने में लगे रहे, दूसरों में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने लगे और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। पॉजिटिव योद्धाओं की कहानियां देखते हैं साथ में। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे कभी हराया ना जा सके। आज की कहानी की हमारी नायिका भी इसी अंदाज की मल्लिका है। यूपी के नोएडा में रहने वाली अपराजिता रॉक स्टार बनना चाहती थी। पारिवारिक वजहों से ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन सिंगिंग के प्रति उन्होंने अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ा। संगीत सिखाने लगी और फिर छोटे छोटे बच्चों में अपने सपने उन्होंने बो दिए, लेकिन उनके माइंड में जो बनना था वो कभी नहीं छूटा। फिर कोरोना आ गया। उसके बाद क्या हुआ अपराजिता का, देखिए साथ में इस कमाल की कहानी में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। 19 साल की एक लड़की जिसे सिंगर बनना था, वो मुंबई गई। लगभग 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद उसे पहला ब्रेक मिला, लेकिन जिस दिन पहला गाना रिकॉर्ड किया, घर से फोन आ गया कि आपको वापस आना है। सपनों को छोड़कर वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन 20 साल बाद कोविड आता है। इस लड़की को लगता है कि कहीं उसकी मौत भी गुमनामी में ना हो जाए। मौत के डर से जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। आइए मिलाते हैं आपको अपराजिता से। नमस्कार, मैं अपराजिता दासगुप्ता। मैं एक सिंगर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। मेरी सिंगिंग की जर्नी बचपन में रविंद्र संगीत से हुई। तालीम मैंने पंडित दीपक चैटर्जी से ली। 13 साल सीखा ग्वालियर घराने में। बचपन में ही घर में वातावरण था म्यूज़िक का। जो स्ट्रगल थी सिंगर की बॉम्बे में, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, बट खूबसूरत भी रही है। जब मैं नोएडा में आई वापस घर, माँ का एक स्कूल है, ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल नोएडा में। उन्होंने कहा मुझे कि आप स्कूल ज्वाइन करें, स्कूल में कुछ एजेंडाज हैं और मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उस दिन में मुझे चॉइस करनी पड़ी बॉम्बे और नोएडा के बीच में। और वहाँ पर जब मैं लौटी नोएडा में, तो मेरी टीचिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने तालीम ली शास्त्रीय संगीत में। आई थिंक मेरी उम्र होगी 7 साल। 13 साल सीखा मैंने। बट बॉम्बे में मैं गई जब मैं 19 साल की थी। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने
झूठा ही सही प्यार तो कर। घर में जब मैंने कहा था कि मैं बॉम्बे जाके ट्राई करना चाहती हूँ एक सिंगर बनने के लिए, प्लेबैक सिंगर, तो सवाल उठे थे कि कंसर्न्स के सवाल उठे थे कि अकेले कैसे रहोगे। मैं 20 साल से शास्त्रीय संगीत सिखाती हूँ। मैं ब्रह्मानंद में इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ 11th 12th 9th 10th के बच्चों को। और ये जो जर्नी थी, एक गुरु बनने का जो मौका था, एक गाइड बनने का जो मौका था, वो अप्स एंड डाउन्स था पर बहुत बेहतरीन था। जब आप किसी बच्चे को अपने आप में देखते हैं और अपने आप को किसी बच्चे में देखते हैं तो आप एक हो जाते हैं। मैं अपराजिता मैम से करीब 7-8 साल पहले मिली थी और मुझे अब उनके साथ 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं और अभी हाल ही में मेरा विशारद यहीं से पूरा हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि उनके अंडर ही मैं विशारद अपना कंप्लीट कर पाई। उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए आज जहाँ पे मैं हूँ, जैसी मेरी आवाज़ है उनकी तरह है और उनकी हेल्प से ही मैंने आज अपना यूट्यूब चैनल खोला है। ने रे सा ने रे गा मा धा रे सा नी दा पा। इतना इंस्पायर करती है मुझे वो कि मैं बिल्कुल रुक नहीं पाती। मुझे लगता है उनको देख के कि जब वो इतना कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो कर पायो रे अलबेला सजन आयो रे। मैं ये कहती हूँ कि तालीम सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, आगे जितने भी बड़े गुरुजन हैं उनसे सीखना ज़रूरी है, तो वो सीख रही हैं। आई थिंक जो मेरा एम्बिशन था, मैंने वो जो सीड है मेरे एम्बिशन में, हर एक बच्चे में मैंने बोया। हर एक धूप दिया, छाँव दिया, पानी दिया, सब कुछ। मैं अगर नहीं बन पाई तो मेरे 1000 बन गए। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवं प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी। मैं पहले जब आई थी तब मैं इतना घुल मिलती नहीं थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। बट मैम ने मुझे एक अलग ही साइड दिखाई। उन्होंने मुझे अपनी फ्रेंड वाली साइड दिखाई कि उन्होंने मुझे दोस्त की तरह बातें करी। स्ट्रिक्टनेस तो थी, बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने एक गुरु की तरह भी किया, एक गुरु शिष्य परंपरा भी हमारे बीच में जो थी वो बनी है अच्छे से। मेरी म्यूज़िक में कमबैक एज इन प्लेबैक करने का, माइक के पीछे जाने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। 2020 में सभी को पता है कि कोविड आया और कोविड ने डराया और बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ हुई। लॉकडाउन था, घर पे थी, ऑनलाइन काम कर रही थी, तो डिप्रेसिंग सा माहौल था ही, बिकॉज़ अनगिनत लोग मर रहे थे। मेरे कॉयर को मुझे इटली जाना था और कोविड की शुरुआत वहीं से हुई थी, फ्लोरेंस के आसपास की जगह से। तो वो कैंसिल हुआ, कॉयर का परफॉर्मेंस इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो वो एक सैड पार्ट था, हर जगह मौत थी। तो दिमाग में ये ज़रूर आ रहा था, डोंट डाई विदाउट लिविंग योर ड्रीम्स। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए, वादा कर तेरे
मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल में जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। गाना तो सिखाती थी मैं, पर गाती बहुत कम थी, मैंने बंद कर दिया था। तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि पापा म्यूज़िक लाइन में हैं, स्टूडियो है। तो मैं स्टूडियो में गई और मैंने पहला गाना चुना जिसका टाइटल है अलविदा। अलविदा क्यों चुना? मुझे लगा कि जाने से पहले अगर बाय चांस मैं नहीं रही कोविड में, तो मैं एटलीस्ट अपने यूट्यूब चैनल में एक लास्ट गाना गुड बाय वाला गा के जाऊँगी। जो एक जुनूनियत थी कि मुझे तो गाना गाना है और सबको सुनाना है, वो वापस आना शुरू हुआ। तो ये कमबैक की स्टोरी ऐसी थी। फ्रॉम अलविदा इट वाज नेवर गुड बाय। एक साल में मैंने 6-7 गाने कवर सॉन्ग्स गाए हैं और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं ओरिजिनल गाऊं, और हाल ही में मैंने ओरिजिनल लिखा, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है। अलबेला सजना आयो रे। अभी मैं सिर्फ एक सिंगर तो नहीं हूँ, टीचर भी हूँ, तो पैरेलल चल रहा है। धनी सारी सनी धनी सारी गरे गा गरे सारी रे सारी गा। कौन से सुर में? ये जो जर्नी थी मेरी, मैं बॉम्बे में थी, फिर मैं यहाँ टीचिंग में आई और फिर से म्यूज़िक कर रही हूँ। आई थिंक ऐसा ही भगवान ने शायद एक रचना रचाई कि अपराजिता आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही होना है, और ये जो जर्नी है सबसे खूबसूरत होगी। एक आम इंसान एक सपना देखता है, उसके साथ सोता है, बैठता है, उठता है, उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। लेकिन एक टीचर कई सपने देखता है, सपने अपने स्टूडेंट के लिए। अपराजिता ने भी कई सपने देखे हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और एक बड़े मंच पर परफॉर्म करें, लेकिन अब एक सपना उन्होंने खुद के लिए भी तैयार किया है, जिसमें वो खुद को दोबारा से एक बड़े सिंगर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। उम्मीद भरी निगाहों को उस दिन का इंतजार है जब एक ही मंच पर गुरु और शिष्य परफॉर्म करेंगे और पूरी दुनिया उन्हें एक टक लगाए निहारती रहेगी। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। सपने बड़े देखने चाहिए, जिद करके उन्हें पूरा भी करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं मिलता जो आप और हम चाहते हैं। वो एक शेर है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या करें? हार मान जाएं? निराश हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये तो आपने सुना ही होगा। आप कहेंगे कैसे? तो आपको मध्य प्रदेश के अगर मालवा ले चलते हैं। एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन फौजी बनने का सपना देखा, बहुत कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो हारे नहीं। आज उनकी लगन से ना जाने कितने युवा देश की सेना में भर्ती हैं, पुलिस में भर्ती हैं। चलिए देखते हैं कि बहुत स्पेशल कहानी। एक सेकंड में भी यदि पीछे रह गए ना, हंसी के पात्र बनोगे। मसल्स मजबूत होंगे पूरे, स्टेमिना आएगी। यदि ठान लोगे तो पक्के देश सेवा में जाओगे। अपनी सारी शक्ति लगा दो। We can do it. We can do it. We can do it.
मध्य प्रदेश के आगर मालवा के तनोडिया गांव में बना एक घर। बाहर से यह घर सैनिक अड्डा लगता है। दुश्मन की नजर से छिपने के लिए सेना जिन रंगों और चीजों का इस्तेमाल करती है, यह घर वैसा ही लगता है। लेकिन यह घर ऐसा क्यों है और क्या यह घर किसी सैनिक का है? इन सवालों का जवाब आपको इस घर में रहने वाले ओमकार यादव की जिंदगी में मिलेगा, जो जीवन में अगर कुछ होना चाहते थे तो सिर्फ फौजी। सपना पूरा नहीं हुआ तो फौजी होने के एहसास को जीने लगे। डाउन, अप, डाउन, अप। एनडीए में जाना चाहता था तो एक तो पैसे नहीं, उधार लेके किराया करके जाते थे। वहाँ परिस्थितियाँ सही गाइडेंस नहीं होने के हम सफल प्रयास बहुत करे हमने तैयारी, लेकिन फिर भी अच्छा होने के बाद भी मालूम नहीं कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी। फिजिकल नहीं हो पाता था, गुड टच होते थे थोड़े। और यहाँ जब आते थे तो गांव में फिर हमें लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए हम रात को उतरते थे बस में से, चुपके से आके सो जाते थे। 2-3 दिन तक कुएं पे भैंस वैंस चराते थे और रहते थे कि लोग मजाक उड़ाते थे बहुत कि आ गए, ये आ गए फौजी, ये आ गए पुलिस वाले, ये आ गए मास्टर। ऐसा कर करके लोग बहुत ताने देते थे। उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हम संघर्ष कितना हद तक हो सके ज़रूर करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। 98 में मैंने एसआई दी और 98 क्वेश्चन सही होने के बाद भी क्या मालूम ऐसा क्या हुआ कि आज तक चयन नहीं हुआ। उसमें भी काफ़ी दुख हुआ, मैं फिर निराश हो गया एक बार। फिर हमने सोचा कि अब अपने सपने बच्चों में साकार करेंगे और फिर मैंने शिक्षक वाली नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने रेलवे के भी बहुत प्रयास किए, रेलवे में चयनित हो गया तो रेलवे छोड़कर फिर मैंने सोचा कि अब अपने सपने उन युवाओं में साकार करेंगे, उन गरीब बच्चों को हम पढ़ाएंगे जो नहीं कर पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं हो पाता है, आर्थिक स्थिति जिनकी ख़राब है। अब मैं सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग करवाता हूँ, उनकी फिजिकल के साथ साथ लिखित तैयारी करवाता हूँ। और आज हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे एयरफोर्स में, नेवी में, इंडियन आर्मी में, एमपी पुलिस में जा चुके हैं। इससे हमें आत्मीय और परम शांति मिलती है। इस में मेरे माता पिता ने और मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट दिया, सबल दिया। बच्चों को हम बहुत सख्त लहजे में कहते हैं, पहले कहते हैं कि भैया हम जब बड़े शहरों में जाके खर्च नहीं कर सकते तो यहाँ मुक्त रूप से होता है। इसके बाद छोटी मोटी कमी यदि रहती है तो उनका इलाज भी करवाते हैं, उनको अपना घर रख के तैयारी करवाते हैं। और जब खुशी होती है पूरे गांव में जुलूस निकाला जाता है और गांव के लोग जब इनको मोटिवेट करते हैं तो इनके माता पिता और बच्चे और आसपास के जो अन्य गांव के बच्चे हैं वो बहुत खुश होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं पहले मजदूरी करता था और खेतों में काम करता था और मैं हर एक काम करता था, छोटे लेवल के काम करता था। और फिर मेरे को सर ने निःशुल्क पढ़ाने लग गए और ट्रेनिंग देने लग गए। सर के पास गया मैं, ओंकार लाल जी यादव के पास, और सर ने बोला कि तू तैयारी करता रहेगा। हार नहीं माना और तैयारी करता रहा और मेरा सिलेक्शन 2020 में हो गया। और मैं एडी सेंटर गोपालपुर उड़ीसा में ट्रेनिंग करके 1.5 साल में अब आया हूँ छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी आया हूँ और मेरी पोस्टिंग हुई है 157 लेह लद्दाख। बहुत 1600 मीटर दौड़ होती है। कई बार दौड़ में 1-1 सेकंड से बच्चे रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होकर रोने लगते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक बार कुछ नहीं, अनेक बार प्रयास किया जाए। इनको उदाहरण देते हैं बाज का, है ना, एडिसन का।
जिन्होंने बल्ब बनाए के 99 बार, फिर 999 बार असफल हुए, फिर भी सफल हो गए। ऐसे इनको हिम्मत दिला के पुनः फिर तैयारी कराते हैं। हमारे कई ऐसे बंदे जो 5-5 बार असफल हो गए लेकिन 6ठी बार में पास हो गए। तो उनको मोटिवेट करते हैं कि असफलता ही सब कुछ नहीं, असफलता हमें सफलता की राह दिखाती है। सर हम यहाँ सुबह 5:30 साढ़े 6 के बजे लगभग सभी आ जाते हैं। 6:30 से 7 के बीच रनिंग हो जाती है हमारी। लगभग 4.5-5 महीने से रनिंग कर रहे थे। हमारा रिटर्न एग्ज़ाम बचा है अभी। फिजिकल कंप्लीट हो गया, 100 में से 100 है पूरा। सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तैयारी चली, 4 महीनों से मेहनत भी अच्छी हुई। उसके बाद पूरा अभी रिटर्न बचा है। महू में रिटर्न आर्मी भर्ती देनी है हमें, एग्ज़ाम बची है। पूरा फिजिकल कंप्लीट हो गया, मेडिकल कंप्लीट हो गया। सर का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा, इसकी वजह से हम पूरे जितने भी यहाँ दौड़ने वाले थे लगभग 90% पास हो गए। डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे पहले हम फिज़िकल के लिए आते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे, और सबसे पहले सर वार्म अप वगैरह करवाते हैं। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं। फिर हमारी रनिंग होती है, स्लो रनिंग होती है। उसके बाद फास्ट रनिंग करवाते हैं, और फिर और एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं जो रनिंग के बाद करवाते हैं। सर मेरा दिल्ली पुलिस में अभी चयन हुआ है, और अभी फ़िज़िकल की तैयारी मेरी अभी फ़िज़िकल बाकी है। मैं राजस्थान बॉर्डर और एमपी बॉर्डर के पास गांव सांगखेड़ी वहाँ का रहने वाला हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से सर का वीडियो देखा मैंने, तो सर को मैंने फ़ोन लगाया कि सर मैं आ सकता हूँ। तो सर ने बोला कि आप बिल्कुल आ सकते हो, हमारे यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, लिखित और लिखित की भी निःशुल्क दी जाती है। तो सर के माध्यम से मैं यहाँ पर आया और मैंने फिजिकल की तैयारी की, और मैंने 100 में से 100 फिजिकल मारा। एक सामान्य परिवार से भी निम्न स्तर के परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति जब मैं शुरुआत में पढ़ने गया उसी समय से बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी। संग हम गाय भैंस चराते थे, और लोग उस समय, और उसी के साथ हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो लोग हमें, परिवार के आसपास के लोग या गांव के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हें तो भैंस गाय ही चराना है, तुम क्या करोगे पढ़ लिख कर। हमने अनेक बार कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम तो ये तक चाहते थे कि रविवार को भी सर स्कूल लगे तो काफ़ी अच्छा रहे, ताकि हमें गाय भैंस न चराना। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारी आर्थिक स्थिति ये थी कि पहनने के लिए एक जोड़ कपड़े होते थे, उसको भी हम पैंट को अल्टर करा के पहनते थे। पहली बार जब 7वीं में मैं आया तो हमारी सरकारी स्कूल में एक मैम थी, उन्होंने यहाँ तक कि हमें एक ड्रेस दिलवाई और कहा कि यदि तुम अगली बार फर्स्ट आओगे 8वीं में तो आपको पूरी ड्रेस दिलवाई जाएगी अच्छी। हमने ड्रेस ही पहली बार देखी थी, वरना बिल्कुल साधारण रहते थे, और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, पेन और लीड तक नहीं खरीद सकते थे। कोचिंग थोड़ी बहुत करते थे गाइडेंस के लिए, वो भी उधार होती थी। स्थिति करते करते जब 8वीं की परीक्षा हुई, ग्रामीण स्तर जो प्रतिभावान परीक्षाएं होती थी, मैं उसमें टॉप आया। मैम ने मुझे पुरस्कार स्वरूप एक ड्रेस दी बहुत अच्छी, और उसके बाद से मेरा उत्साह बढ़ता गया। और धीरे धीरे जब मैंने 12वीं 10वीं टॉप करी, फिर 12वीं, तो ऐसी कंडीशन आई कि मेरे पिता को कैंसर हो गया। उस दौरान पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो हमने ज़मीन जो थोड़ी बहुत थी वो भी बेची और उनका इलाज करवाया। और हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार के कॉलेज का जीवन शायद ही अब आगे हम सही जी पाए। अब जब गाँव शहर में आते हैं ना, तो लोग काफ़ी सम्मान देते हैं। वो आ गए फौज की ट्रेनिंग वाले सर, छोटे छोटे बच्चे 4-4 5-5 साल के बच्चे मेरे से आके पूछते हैं, सर हमें भी फौज में भेज दोगे क्या। कहाँ भी जाता हूँ तो बच्चों का जुनून इकट्ठा हो जाता है, पालकों का जुनून, पूछने लगते हैं कैसे क्या तैयारी कराते हैं, हमें कब कराओगे। ये स्थिति है कि कई छोटे बच्चों को हम रोकना पड़ता हमें। आज इतना जुनून है आसपास क्षेत्रों में और हमारे गांव में, और लोग काफ़ी बच्चे बहुत मोटिवेट हैं, लोग काफ़ी सम्मान देते हैं, और देशभक्ति से ओतप्रोत हमारा क्षेत्र हो चुका है। देश की सेवा नहीं कर पाने की जो पीड़ा ओंकार के मन में थी, उस पीड़ा को मूर्त रूप देने के लिए उसने आज सैकड़ों बच्चे तैयार कर दिए हैं।
अपना सपना दूसरों के नज़र में देखने वाले ओंकार ने कई लड़के और कई लड़कियों को तैयार किया है जो एयरफोर्स, आर्मी, उसके अलावा पुलिस विभाग में भी अपनी नौकरियां दे रहे हैं। दूसरों के सपने को साकार करने के बाद ओंकार खुद अपना सपना साकार होते देखते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज़ टुडे। कुछ समय पहले की बात है, एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ मुझसे मिलने गया। उनके आने का कारण सुना तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही उनसे मिलने पहुंच गया। उन्होंने अपना नाम लोकेंद्र साहू बताया। वो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से। बातों बातों में पता चला कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, भारत के लिए खेलना चाहते थे। मुंबई में आए, ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि घर लौटना पड़ गया। गांव में वो सरपंच का चुनाव लड़े और जीते भी। फिर गांव के लोगों ने उनके लिए उनके साथ मिलकर एक स्टेडियम बनवाया। उसमें सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लगवाई। चाहते हैं कि उनकी मदद से कोई इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाए। उनकी एक और मासूम जिद है, वो अपनी छोटी बेटी का बर्थडे नहीं मनाते। कहते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का आशीर्वाद मिलेगा तभी बेटी का जन्मदिन होगा। इसीलिए वो मुंबई भी आए, मुझसे मिले। मुझे लगा ये कहानी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, प्रेरणा मिलेगी। मेरे गांव में आप देख सकते हैं, ये सचिन तेंदुलकर खेल मैदान हम सब ने बनाया है। अधूरा सपना को पूरा करने की ख्वाब आज भी मेरे दिल में है। 3, 4। पापा, मेरा जन्मोत्सव अभी नहीं मना है। मैं ये मन में ठान के रखा हूँ कि जब तक तेंदुलकर सर मेरी बेटियों से मिलकर आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं अपनी छोटी बेटी का जन्मोत्सव नहीं मनाऊंगा। 1, 2, 3, 4। खुद तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो जो दूसरे बच्चे हैं एक क्रिकेटर के रूप में उसको देखना चाहते हैं और उनका यही एक सपना है। मेरा स्वयं का एक क्रिकेटर बनने का लक्ष्य रहा है, जो मैं नहीं बन पाया, उसका मुझे बहुत मलाल है। और मैंने सचिन तेंदुलकर सर की स्टैचू मेरे गांव के खेल मैदान में बनवाई है। मेरे पढ़ाई जीवन में, युवा अवस्था में, जब मैं 15-16 साल का हुआ करता था, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था। बहुत क्रिकेट मैचेस देखता था और भारत देश के जो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से मैं प्रभावित था। और मेरे अंदर ये भावना बनी कि मैं भी एक दिन इंडिया टीम के लिए खेलूं, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। और इस सोच के साथ मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई शहर में क्रिकेट की कोचिंग के लिए सन 2001 में गया और वहाँ पर 1 साल कोचिंग की, क्रिकेट की बारीकियाँ सीखी और क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। उसका इंडिया टीम में खेलने का बहुत सपना था, इसलिए वो यहाँ से हम लोग उसको सहयोग किए और सपना को पूरा करने के लिए उसको पैसा देकर बम्बई भेजे। और ऐसा समस्या आया कि उसका दादाजी गुजर गए, पापा जी भी नहीं रहे, इसलिए उसको वहाँ से वापस आना पड़ा और सपना पूरा नहीं हुआ। मेरा सपना अधूरा रह गया और अधूरा सपना को पूरा करने की ख्वाब आज भी मेरे दिल में है। इसीलिए मैं अपने गांव के जो गरीब बच्चे या प्रतिभावान बच्चे हैं उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। उनको कोचिंग की व्यवस्था करता हूं, अपनी ओर से कोचिंग देता हूं। उनके लिए क्रिकेट के सारे सामग्री हैं, बैट, पैड, हेलमेट, बॉल, सब मैं स्वयं के खर्चे से उनको सहयोग करता हूं। और अभी वर्तमान में एक गांव का बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है कोमल यादव, जो कि बकरी चराने का काम करता था। बहुत ही गरीब बच्चा है, उसके अंदर क्रिकेट की बहुत ही अच्छी खेल प्रतिभा है। उसको मैंने भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कराने के उद्देश्य से मुंबई महानगर में भेजा है, जहां पर वो वहां के फेमस आज़ाद मैदान में जेडी स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं। साथ ही मुंबई शहर के अंजुमन इस्लाम स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और हो सके तो इस साल
हैरी शील्ड अंडर 16 स्कूल ट्रॉफी वो खेलेंगे। इस प्रकार मेरा प्रयास है कि मेरे गांव के बच्चे क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़कर मेरे गांव का नाम रोशन करें और मेरे अधूरे सपने को पूरा करें। इसके लिए मेरा पूरा परिवार उनके साथ है और किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। मेरे पति जो खुद क्रिकेट की कोचिंग देते हैं उसे, और उसमें जो कला उनमें क्रिकेट की जो कला है उसमें उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, कोमल यादव के ऊपर। हमारी 2 ही बेटियां हैं और कोमल मेरे बेटा जैसा है, और उसमें कोमल के जो खेलेगा उसमें मेरे पति का जो अधूरा सपना है वो साकार होगा। पापा मेरा जन्मोत्सव अभी नहीं मना है, जब सचिन सर आएंगे तब मनाऊंगी मैं अपना जन्मोत्सव, जब नहीं आएंगे तो नहीं मनाऊंगी। मैंने सचिन तेंदुलकर सर की स्टैचू मेरे गांव के खेल मैदान में बनवाई है। लगभग 1 लाख रुपया स्वयं के खेतीबाड़ी के खर्च से उसकी मूर्ति बनवाई है, और ये मेरी छोटी बेटी के जन्म की खुशी में मैंने बनवाई है। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सचिन तेंदुलकर सर मेरी बेटी को मिलकर आशीर्वाद दे, और चूँकि मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ और मेरी इच्छा रही कि क्रिकेटर की बेटी का सम्मान हो, एक किसान की बेटी का सम्मान हो, इसी उद्देश्य से मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा हूँ मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैं पिछले दिवाली के समय मेरी बेटी और मेरे परिवार के साथ वहाँ जाके मिलने का प्रयास किया उनके निवास में, फिर भी मुलाकात संभव नहीं हुई। और मैं ये मन में ठान के रखा हूँ कि जब तक तेंदुलकर सर मेरी बेटियों से मिलकर आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं अपनी छोटी बेटी का जन्म उत्सव नहीं मनाऊंगा। राजनीति में आए तो गांव का विकास करने के लिए सबका सोच था, और वो गांव का विकास भी किया और सबका मदद भी किए। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य और चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही था कि मैं अपने गांव का समुचित विकास कर सकूं। मेरे गांव में जो भी समस्याएं हैं उसको शासन की योजनाओं का लाभ दिला सकूं, और विशेष रूप से गांव के जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं भरपूर सहयोग कर सकूं प्रशासनिक रूप से अपनी जो पद का उपयोग करते हुए। यही मेरा उद्देश्य रहा है, और मुझे खुशी है कि मैंने इस दिशा में काम किया है। मेरे गांव में आप देख सकते हैं ये सचिन तेंदुलकर खेल मैदान हम सब ने बनाया है, और यहाँ पर गांव के प्रतिभावान बच्चे और साथ ही साथ आसपास के जो खिलाड़ी बंधु आके यहाँ पे खेल खेलते हैं। इससे उनका निश्चित रूप से बौद्धिक, शारीरिक सभी प्रकार से विकास हो रहा है, और उनको आगे बढ़ने के लिए एक दिशा मिल रही है। गांव में तो प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उन्हें सिर्फ एक उचित अवसर प्रदान करने की, और हमारे लोकेन भैया उनको अवसर प्रदान करने का ही काम कर रहे हैं। लोकेंद्र साहू मेरा एक दोस्त हैं, और उनका क्रिकेट के प्रति इतना लगाव है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका ये सोच है कि खुद तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो जो दूसरे बच्चे हैं उन पे एक अपना वो देखना चाहते हैं, एक क्रिकेटर के रूप में उसको देखना चाहते हैं, और उनका यही एक सपना है। प्रतिभा गरीबी और अमीरों में नहीं रहती, प्रतिभा सभी इंसानों में है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है गरीबी की वजह से उभर नहीं पाती, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए मैं उनके लिए प्रयास करता हूं। उनको जो सुविधाएं होनी चाहिए खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उनके लिए प्रयास करता हूं, और इसके लिए मेरा परिवार भी पूरी तरह से मदद करती है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करती, कि वो भी समझते हैं कि प्रतिभा को आगे बढ़ना चाहिए और उनका पूरा सहयोग रहता है। मैं तो एक कृषक हूँ और खेती ही मेरी आमदनी है। मैं गांव के बच्चों को खेल का प्रशिक्षण देने के साथ साथ
अपनी स्वयं की जीवन यापन के लिए मेरी गांव घर की जो कृषि भूमि है उसमें धान की, गेहूं की, गन्ने की खेती करता हूं और इस प्रकार मेरा परिवार चलता है। यही मेरी जीवन है। 3, 4 वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वर्तमान में मेरे पास 11 बच्चे हैं, जिसमें 7 लड़के और 4 लड़कियां हैं। उनको मैं प्रशिक्षण अपने गांव की स्कूल में देता हूं, खेल मैदान में देता हूं और उनके अंदर अगर अच्छी प्रतिभा मेरे को दिखती है तो मैं उनको आगे दुर्ग जिला क्रिकेट संघ या और अच्छे क्रिकेट की एकेडमी में भेजकर उन्हें क्रिकेट की बारीकियां जो अच्छे कोचेज़ हैं उनके माध्यम से दिलाने की कोशिश करता हूं। गुड, बहुत अच्छे। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब जरूर होता है, लेकिन उन ख्वाबों में कभी कभी परिस्थिति और गरीबी रोड़ा बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए लोकेंद्र साहू एक प्रेरणा है, जो खुद पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते अपने ख्वाब तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन गरीब और प्रतिभावान बच्चों को स्वयं के खर्चे पर उनके सपने को पूरा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। किशोर कुमार साहू, गुड न्यूज टुडे, बालोद। कहते हैं ड्रीम्स नेवर डाई, सपने कभी नहीं मरते, ना ही ये देखने वालों की आंखों तक सीमित होते हैं। सपने खुले आसमान की तरह होते हैं, हर कोई देखता है। ये अलग बात है किसी के सपने पूरे होते हैं और किसी के नहीं, लेकिन सपनों की दौड़ कैसे कैसे कमाल करवाती है हम सब जानते हैं। आगे आपको दिखाऊंगा, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। जमशेदपुर के एक छोटे से गांव में दुर्गा प्रसाद हांसदा रहते हैं। उनके मन में एक कलाकार है। वो उसे पहचानने की कोशिश करते रहे। कभी फुटबॉल खेला, कभी ट्राइबल पेंटिंग्स की, लेकिन मन नहीं माना। फिर उन्होंने अपने बचपन का एक यंत्र मिला जिसके तारों को छेड़ने पर संगीत निकलता है। संथाल आदिवासी इस यंत्र की पूजा करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उसके बारे में नहीं जानते। दुर्गा प्रसाद ने इसी यंत्र को जीवित करने की ठान ली। उनके कलाकार को मंजिल मिल गई और देश ने एक विलुप्त होते यंत्र को बचा लिया। इतना अच्छा वाद्य यंत्र बना, विलुप्त हो रहा है, लेकिन हम कोशिश हैं इसको फिर से पूरा बचाए रखना और ये निरंतर चलते रहे। छोटा थे तो उसी समय मेरा दादाजी वो बहुत अच्छा बजाता था और हमारा गांव में जो दादा हैं उन लोग भी बहुत अच्छा बजा रहा था। तो हम पहले तो पेंटिंग में काम कर रहा था, है ना। पेंटिंग करते करते फिर उसमें
जो वही हम लोग जो बचपन में देखे थे, तो हम सोचे पेंटिंग में तो कुछ नहीं होने वाला है, फुटबॉल भी बहुत खेले, पेंटिंग भी बहुत किए हैं, है ना। तो वो जो हम लोगों का इतना अच्छा वाद्य यंत्र बनाम बजाता है और उसके साथ साथ गाना भी गाता है, तो उसी को देख के हम इसी में मेरा रुझान बहुत बढ़ गया और इसलिए हम भी एक कल्पना की कि इसको पूरा निरंतर मैंने जीवित रखना चाहिए, है ना। और ये कंटिन्यू ऐसा ही चलते रहे और अभी हम बजा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चा लोग को भी सिखा रहा है और बहुत दिल से उन लोग भी सीख रहा है। चलो कहता हूँ नारियल का खोल है, इसको हम यहाँ काटे, पहले इसको पूरा फ्रेश करके इसको काटे। काटने के बाद से ये लकड़ी का डंडी है, लकड़ी का डंडी और ये रोड लगा हुआ है, इसी के सहारा ये टिका हुआ है। और ये फेविकॉल और लकड़ी का जो डस्ट होता है उसी को मिक्स करके लगा दिए है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम तो अभी तक इसका मैंने टूटा हुआ या अलग नहीं हुआ है, उतना हम 2012 से काम करते रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले लव का भी बनता था पहले, उसके बाद नारियल का आया डेवलप होके, फिर उसके डेवलप होके ये लकड़ी का भी हम लोग बना रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है और ये नारियल का वो सिंपल में आता है और लकड़ी का होने से हम इसमें मोर भी बना सकते हैं, बतख भी बना सकते हैं, पैरट भी बना सकते हैं। वैसा इसमें डिजाइन बहुत ज़्यादा हो सकता है और देखने में भी अच्छा लगता है और बजाने में भी इससे थोड़ा साउंड ज़्यादा निकलता है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई कर रहा था और उससे बनाना सीख गया और ये 2011-12 साल से बनाना शुरू किया। लेटर आर्ट भी, लेटर पेंटिंग भी करते हैं और चित्रों से भी बनाते हैं और सोहराय पेंटिंग भी करते हैं, है ना। तो उसमें उतना समाज का माने उस सब भी ठीक है, हम चित्रों के हिसाब से उसको समाज का भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन उससे ये हमको बहुत बेहतर लगा, इसलिए समय के हिसाब में इसको भी वो बनामी बना रहा है और बच्चों को भी सिखा रहा है। हम लोग का इनकम भी बढ़ रहा है, पेंटिंग में जो भी इनकम होता था ये बनाम बना करके इनकम भी आ रहा है। बहुत जगह जाता है, इसे हम लोग का भारत में तो जाता ही है, जैसे मुंबई, पुणे, इधर बेंगलोर, जितना भी भारत का सिटी में बनाम में गया ही है और उसके अलावा विदेश भी जाता है। कहाँ गया? वैसे जाता है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कनाडा, सब ये जगह भी बनाम जाता है। ये एक ऐसा साउंड है जो हर व्यक्ति को अपना क्रोध से वो छुटकारा मिलता है और ये सद्बुद्धि इसमें मिलता है ना। ये कभी हिंसा नहीं कर सकता है, कभी ये किसी का हिंसा भी नहीं करना सकता और छल कपट भी ये नहीं कर सकता। ये पूरा शांत भाव का एक अपना शरीर में आ जाता है। ये प्रकृति का एक नियम है और ये जो बनाम का ये जो धुन निकलता है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत माने अपना शरीर, अपना मन और ये क्या घृणा उस सब से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपका ये प्रेम भाव बढ़ जाता है इसके चलते। सफलता, कामयाबी, सक्सेस, इन सब की कोई फाइनल डेफिनेशन नहीं, यानी आप या हम ये तय नहीं कर सकते कि किसको किस रास्ते चलने से मंजिल मिलेगी। तो फिर बचा क्या? कर्म करना, संघर्ष करना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कामयाबी फिर भी हमें नहीं मिलती। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में आगाज होता है, न्यू स्टार्ट। जिंदगी फिर से आपको मौका देती है कि आओ, हम तुम्हें जीत की माला पहनाने के लिए तैयार हैं। बस यही वो पल होता है जब आप अपने सपने दूसरों में पूरा होना देखना चाहते हैं। और यकीन मानिए,
यहीं से बदल जाती है आपकी जिंदगी और समाज को आपको देखने का नजरिया। नमस्कार, मैं कल फिर आऊंगा ऐसी ही कुछ कमाल की कहानियां लेकर, और अगर आपके पास भी कोई कमाल की कहानी हो तो हमें जरूर लिखेगा। तब तक के लिए जय हिंद।